वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। ऐसा माना जाता है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है, मरने वाला होता है, तो वो अपने मुंह में झूठ लेकर अपने ईश्वर या ईस्ट के पास नहीं जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक फॉर्मूला है, नैमो मॉरिशस प्रेसुम्प्टर मेंटायर, मीन्स नो वन एट द पॉइंट ऑफ द डेथ इज प्रिज्यूम्ड टू बी लाइंग, कि ऐसा प्रिजम्पशन है कि अ पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई वुड नॉट लाई, कि जो व्यक्ति मरने वाला है वो झूठ नहीं बोलेगा। एंड बिफोर डाइंग, जो मरने से पहले उसके द्वारा वर्ड्स कहे जाते हैं, जिसे हम एक टर्म है, लैटिन टर्म, जिसे हम लैटम मॉर्टम भी कहते हैं, वर्ड्स बिफोर डेथ, तो क्या कहलाता है वो? डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 क्लॉज 1। सेक्शन 32 क्लॉज 1 कहता है कि वो स्टेटमेंट जिसमें पर्सन के द्वारा दिए गए उसमें कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस या फिर वो कंडीशन जिसके रिजल्ट से, जिसके ट्रांजैक्शन से उसकी डेथ हुई है, उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या कहलाती है? डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। ऑलराइट, इंग्लिश लॉ जो होता है उसमें ऐसे स्टेटमेंट को क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रेलिवेंट माना गया है। एंड जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसको इंग्लिश लॉ के अंदर इसलिए रेलिवेंट माना गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो मृत्यु के समय में जो आदमी संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाता है वो उस समय झूठ नहीं बोलता है। लेकिन जो डाइंग डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड इंग्लिश लॉ एंड इंडियन एविडेंस लॉ 1872 की सेक्शन 32 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो इक्वल नहीं है। तो देखते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन। इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि स्टेटमेंट कैन बी रिलेवेंट ओनली व्हेन द नरेटर हैज़ नो होप ऑफ सर्वाइवल, कि स्टेटमेंट रिलेवेंट कब हो सकता है? जब नरेटर जो है उसके पास कोई होप नहीं है सर्वाइवल की। जबकि इंडियन लॉ क्या कहता है कि इंडियन लॉ डज नॉट पुट एनी सच रिस्ट्रिक्शंस, इंडियन लॉ ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट दैट मैन हैड नो होप ऑफ लिविंग। नेक्स्ट कुछ केसेस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट केस है आपका पीवी राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑन 25 ऑफ जुलाई 2003। इस केस के अंदर जो डिजीज पर्सन था एंड अक्यूज जो अपीलेंट था उनके घर पे, उनके हाउस में थे और उनके बीच में झगड़ा हुआ ओवर सर्टेन डोमेस्टिक डिफरेंसेस। एंड उसके बाद में जो अक्यूज था उसने कैरोसिन डालकर डिजीज पर्सन के ऊपर आग लगा दी। लैंडलॉर्ड आवाज़ सुन के बाहर आई एंड जो डिजीज पर्सन था उसने बताया कि अक्यूज़ ने उसके ऊपर कैरोसिन डालकर आग लगा दी है। और बाद में जो डिजीज पर्सन था उसके बयान को रिकॉर्ड किया गया। ओके, एंड इस केस के अंदर इस प्रिंसिपल को एडमिसिबल माना गया कि जो मानव है, मनुष्य है, वो विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, अपने भगवान से मिलते समय झूठ नहीं बोलेगा। डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैगजीन नैमो मॉरिशस प्रेसुम्प्टर मेंटायर। इट मीन्स मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। ओके, और इसी कारण से जो ओथ है एंड री एग्जामिन है उसके ऊपर भी जोर नहीं दे जाता। जो भी स्टेटमेंट, अगर वो एक स्टेटमेंट देने वाला ही एकमात्र विटनेस है तो वहाँ पर उसके एविडेंस को एक्सक्लूड करने पर कोई भी इनजस्टिस नहीं हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर ऑन 19 ऑफ जुलाई 1939। ये केस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हुई है एंड सेक्शन 162 ऑफ कोड ऑफ सीआरपीसी की बात हुई है। 162 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि पुलिस के किए गए जो भी स्टेटमेंट हैं उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया जाना और स्टेटमेंट को एविडेंस के रूप में यूज़ में लेना। ओके, तो इसमें दो मेन पॉइंट्स उठे। There were mainly 2 points of consideration before the Privy Council. First, relation of dying declaration with the incident and previous circumstances, and second, importance of confession before police made during the investigation. And Privy Council द्वारा इस लॉ जो लॉ मेथड, इसमें जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए वो थे कि एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर प्रूफ की जाने वाले सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए जिनका कि किसी घटना से निकट से संबंध हो, ठीक है, रेलिवेंसी हो, जो कि जो डेथ है उसके कारणों पर, कॉज ऑफ डेथ के कारणों पर प्रकाश डालती हो। एंड सेकेंड, जो आईपीसी के सेक्शन 162 के अंदर कोई व्यक्ति यूज़ किया गया है उसमें ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जो कि अक्यूज बन गया हो। एंड थर्ड पॉइंट, सेक्शन 162 के अंदर जो भी पुलिस के इन फ्रंट ऑफ पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उन केसेस के बारे में जिसमें जो कि रेलिवेंट हो सकते हैं।
सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर। सबसे पहले व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब स्टेटमेंट करने वाले की जो है वो डेथ हो गई हो, तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर कोई भी स्टेटमेंट तभी रेलिवेंट हो सकता है जब स्टेटमेंट करने वाले की मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो। और अगर वो जीवित रहता है, अलाइव रहता है, तो उसको कोर्ट में जाकर अपनी गवाही देनी होती है। उसका स्टेटमेंट 32 क्लॉज 1 के अंदर रेलिवेंट नहीं हो सकता है। और ऐसा स्टेटमेंट एक्ट के किसी भी अदर सेक्शन के अंदर रेलिवेंट हो सकता है, जैसे सेक्शन 157 के अंडर उसको री एविडेंस की कंफर्मेशन के लिए पहले वाला जो स्टेटमेंट था उसके रूप में वो रेलिवेंट हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है और इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जब बिजनेस इन कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया जो स्टेटमेंट है उसके बारे में सेक्शन 32 क्लॉज 2 के अंदर ऐसे स्टेटमेंट को रेलिवेंट करता है जो किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के बिजनेस के कोर्स के अंदर किया गया हो और जो मर गया हो, ठीक है, मिल नहीं सकता हो या फिर एविडेंस देने में अनेबल हो गया हो, या जिसको रीजनेबल एक्सपेंडिचर या फिर देर के कारण या हाजिर नहीं होने के कारण किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक डिजीज पर्सन द्वारा अगर मुस्लिम मैरिज के रजिस्टर में अंकित मेहर की जो रकम है वो डॉक्टर द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट, ठीक है, उसमें या फिर किसी भी दुकान में क्लर्क द्वारा खातों में की गई एंट्रीज, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट है मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, जब अपने ही हित के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया गया हो। सेक्शन 32 क्लॉज 3 में उन सभी व्यक्ति जो कि मर गए हैं, डिजीज़ है या मिल नहीं रहे हैं या एविडेंस देने में अनेबल हो गए हैं, तो अनरीजनेबल होने पर या फिर एक्सपेंडिचर के हाजिर नहीं किए जा सकते हों, तो ऐसे जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट है और उनके हित के, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। लेकिन इस जो क्लॉज है उसके अंदर स्टेटमेंट तभी रेलिवेंट हो सकते हैं जब स्टेटमेंट उस टाइम के अंदर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जब किया गया था। ऑलराइट, कथन जो स्टेटमेंट करने वाला है उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। जहाँ किसी भी स्टेटमेंट का कुछ भाग उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है तो उसके लिए वो यूजफुल होता है। ऑलराइट, सेक्शन 32 क्लॉज 3 के अंदर बात की गई और अगेंस्ट 4 के अंदर और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स। नेक्स्ट कहता है कि ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम, लोक अधिकार या फिर कस्टम के जो ओपिनियन के बारे में क्या है, तो सेक्शन 32 क्लॉज 4 कहता है कि इसके अंदर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकता है जिसमें कि किसी पब्लिक राइट या कस्टम जनरल हित के सब्जेक्ट के मैटर पर वो अपने उसके बारे में उसकी राय दी गई हो, ओपिनियन दी गई हो। सेक्शन 32 इस क्लॉज से रिलेटेड है, जिसमें कोई भी स्टेटमेंट इस क्लॉज के अंदर तभी रेलिवेंट होगा जब जो कंडीशंस है वो पूरी करता हो, जैसे स्टेटमेंट किसी पब्लिक राइट या कस्टम के अंदर होना चाहिए या फिर उस पब्लिक राइट, कस्टम या अदर कोई जनरल हित के लिए या किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए उस पर कोई डिस्प्यूट होना चाहिए। ठीक है, राय देने वाला व्यक्ति किसी पब्लिक राइट या कस्टम के सब्जेक्ट मैटर में उसको नॉलेज होना ज़रूरी है एंड डिस्प्यूट होने से पहले ही राय दी गई हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है 5th क्लॉज और रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, जब नातेदारी के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट। तो क्लॉज 5 बात करता है ऐसे स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं जो किसी व्यक्तियों के बीच में ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन या फिर जो अडॉप्शन पर रिलेटेड किसी भी रिलेशन के अस्तित्व के बारे में है। जिन व्यक्तियों को ऐसी रिलेशन के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने कि स्टेटमेंट किया है या नॉलेज के विशेष स्पेशल साधन थे और स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्यूट क्वेश्चन उठाए जाने से, अराइज होने से पहले ही किया गया था। मतलब स्टेटमेंट वाले के पास में, स्टेटमेंट करने वाले के पास में जो रिलेशन है उसके बारे में विशेष स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्यूट होने से पहले ही किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट है 7th क्लॉज, 6th क्लॉज और इज मेड इन विल और डीड रिलेशन टू फैमिली। वो कथन रेलिवेंट होंगे जो किसी डिजीज पर्सन के बीच में ब्लड रिलेशन, मैरिज या किसी भी अडॉप्शन पे बेसिस जो रिलेशन है उसके अस्तित्व के रिलेशन में है। ठीक है, मतलब जो फैमिली और जो बातें हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उनसे रिलेटेड विल या फिर जो भी है उसके अंदर किए गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्लॉज 7 जो बात करते हैं और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज 8,
7 के अंदर, क्लॉज 7 में ये प्रोविज़न है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट रेलिवेंट तब होगा जो किसी बिल या फिर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो, जो किसी ऐसे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो जो कि सेक्शन 13A के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके द्वारा जो भी राइट्स हैं या जो भी कस्टम किए गए हैं उनका दावा किया गया है या फिर उनकी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉज 8, और इज़ मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेस फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। जब कई व्यक्तियों द्वारा स्टेटमेंट दिया हुआ हो। क्लॉज 8 जो है वो इस प्रोविजन की बात करता है जब कोई स्टेटमेंट कई व्यक्तियों द्वारा, सेवरल पर्सन्स के द्वारा दिया गया हो और क्वेश्चनेबल बात ये है कि रेलिवेंट उनकी भावनाओं या धारणाओं को एक्सप्रेस करता हो, तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें जेस्चर एंड साइन की डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, क्या डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जेस्चर एंड साइन को भी एक स्टेटमेंट माना सकता है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए? केस देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला करके एक केस था जिसमें अक्यूज्ड हैड कट द थ्रोट ऑफ द डिजीज गर्ल एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड शी इंडिकेट द नेम ऑफ द अक्यूज्ड उसके साइन के द्वारा, उसके हाथ के साइन से। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू स्पीक कैन मेक डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइन एंड जेस्चर, क्या वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर रेलिवेंट है? तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सेक्शन 119 के अंदर जो डम विटनेस है, ऐसे विटनेस के द्वारा ऐसे विटनेस जो बोल नहीं सकते हैं उनके द्वारा जो भी एविडेंस दिया गया है वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। और इसी तरीके से जो डिजीज पर्सन है उसने जिस भी साइन के द्वारा, जेस्चर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया है वो ओरल स्टेटमेंट माना जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट। डाइंग डिक्लेरेशन में लैंग्वेज का क्या हाथ है? तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, कि डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर लैंग्वेज होना क्या कंपल्सरी है कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही ये दे देना चाहिए? इसके लिए केस देखते हैं, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ करके केस था जिसमें जो डैमेज पर्सन था उसको केवल कन्नड़ और उर्दू लैंग्वेज आती थी। ठीक है, एंड डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पर उसने तमिल भाषा के अंदर उसको अनुवाद किया एंड मजिस्ट्रेट ने उसे तमिल भाषा में ही रिकॉर्ड किया। ओके, तो कंपल्सरी नहीं है पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पर जो भी व्यक्ति ने जिस भी वर्ड में, जिस भी लैंग्वेज में वो अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है, रेलिवेंट है। नेक्स्ट है FIR एज डाइंग डिक्लेरेशन। जनरली FIR उसमें उल्लिखित किसी भी फैक्ट का एविडेंस नहीं होती है और ये प्रोसिक्यूटर सेक्शन 157 के अंडर 157 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले एविडेंस है उसकी पुष्टि के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड ऐसे ही जो डिफेंडेंट है वो सेक्शन 145 के अंदर उसका रिबटल करने के लिए उसका यूज़ कर सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जहाँ पर FIR देने वाला मर गया हो तो जो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में जो है वो मौजूदा एविडेंस हो सकती है। एक केस है गुलाम हुसैन वर्सेस दिल्ली स्टेट में, जिसमें जो डिजीज़ पर्सन था उसका स्टेटमेंट हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा लिखा गया और डॉक्टर ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे और ये लॉजिक दिया गया कि उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में नहीं यूज़ किया जा सकता क्योंकि उस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके द्वारा लिखा गया था और FIR उसको मान लिया गया। बट जो कोर्ट था उसने इस लॉजिक को अनएक्सेप्ट किया। कोर्ट ने कहा कि उस टाइम पर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं था। ऑलराइट, नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड स्टेटमेंट। क्या अनरिकॉर्डेड स्टेटमेंट एडमिसिबल है या नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट के रूप में? तो अगर हम बात करें अनरिकॉर्डेड स्टेटमेंट की तो एक केस देखते हैं पारस यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें जो डिजीज पर्सन था उनके द्वारा ओरल डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दिया गया और जो स्टेटमेंट था पुलिस ऑफिसर और अदर विटनेस के प्रेजेंस में दिया गया था, लेकिन पुलिस ऑफिसर द्वारा उसे डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया। तो प्रोसिक्यूटर जो था उसने ये प्रूफ कर दिया गया, प्रोसिक्यूटर जो साइड था उसने ये प्रूफ कर दिया कि स्टेटमेंट करते समय जो डिजीज़ पर्सन था वो होश में था एंड मेडिकल एविडेंस से इसकी कंफर्मेशन भी हो गई। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रोसिक्यूटर जो साइड है उसके एविडेंस में कोई कमी नहीं है और जिसके कारण जो दोष सिद्धि थी वो लीगल थी। डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करना ये इनएडमिसिबल नहीं हो जाता है। ऐसे मैटर्स में उसकी रियलिटी पर एग्जामिन करना ज़रूरी होता है। ऑलराइट,
नेक्स्ट है एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। जनरली ये धारणा है, प्रिजम्पशन है कि कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो वो झूठ बोलकर ईश्वर के पास नहीं जाता है, लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होता है। कुछ लोग मरते मरते अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके लिए वो झूठ बोल सकते हैं। तो यदि कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाए कोर्ट की जो स्टेटमेंट है वो रियल है, तो इसी के बेसिस पर वो अक्यूज को पनिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ का रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को दोषसिद्धि का बेस बनाने के लिए उसके जो अदर एविडेंस है उससे संतुष्टि की है। तो एक केस इसके लिए देखते हैं, ताराचंद्र वर्सेस महाराष्ट्र करके केस था जिसमें अक्यूज ने अपनी पत्नी के कपड़ों पर तेल डालकर जला दिया और वो मर गई। तो अक्यूज को सजा केवल जो पत्नी थी, वाइफ थी, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही दी गई थी। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेडिकल रिपोर्ट। अगर हम बात करें मेडिकल रिपोर्ट की, तो मेडिकल रिपोर्ट का जो है डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या रेलिवेंसी है, तो मेडिकल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए केस है परम्परा बका रोशम्मा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश करके केस है, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जहाँ केवल रिकॉर्ड किया जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट करने वाला होश में था, लेकिन इसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं था, तो स्टेटमेंट जो देने वाला व्यक्ति है करने के लिए सही अवस्था में था, ये जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट ने ये कथन जो स्टेटमेंट दिया था उसने कहा कि ये सही अवस्था में व्यक्ति था, तो उस पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। तो एक केस था, डिसाइड किया गया, एक ये जो डिसीजन था वो लक्ष्मण वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उनके द्वारा ये ओवररूल कर दिया गया। एंड कूली चुन्नी लाल साहब जी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में इसको कंफर्मेशन दी गई कि इस केस में 3 बेंचेस थी जजेस की, जिसमें ये लॉजिक को अनएक्सेप्ट कर दिया गया कि डॉक्टर की अब्सेंस में जो रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये डिसाइड किया गया कि जो भी आवश्यकता है वो सावधानी का नियम है, और एग्जामिन यही है कि डाइंग डिक्लेरेशन सही है और अपनी इच्छा से किया गया है या नहीं किया गया, इसका एग्जामिन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बाद में लक्ष्मण वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने ये जो ऑब्जर्व किया कि डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की जो एडमिसिबिलिटी है वो इस प्रिंसिपल बेस है कि उस टाइम जो किया गया था स्टेटमेंट, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी सारी जो सांसारिक आशाएं होती हैं वो एंड हो जाती हैं, और वो झूठ बोलने का कोई उसका महत्व नहीं रह जाता, उद्देश्य नहीं रह जाता, मोटो नहीं रह जाता, केवल सच बोलने के लिए ही वो प्रेरित होता है। तो इस एविडेंस के ग्रहण करने में बहुत सारी केयर रखने की ज़रूरत होती है। कोर्ट को उसकी रियलिबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए। कोर्ट को देखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है वो काल्पनिक है या किसी के सिखाने से तो नहीं किया गया है। कोर्ट को ये भी सर्टेन करना चाहिए कि वो जो स्टेटमेंट है वो उस टाइम पर उसकी मेंटल जो कंडीशन थी वो सही थी या नहीं थी। ठीक है, वो जो मरने वाला है वो देखने और पहचानने का जो है वो सफिशेंट अवसर था उसका। तो जनरली ये जानने के लिए क्या स्टेटमेंट जो है वो सही मेंटल कंडीशन में किया गया था, जो कोर्ट है वो डॉक्टर की जो राय है उसकी अपेक्षा करते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अ पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई वुड नॉट लाई, कि जो व्यक्ति मरता है तो वो झूठ बोलकर ईश्वर के पास नहीं जाना चाहेगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। लोग मरते मरते भी अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का एविडेंशियरी जो वैल्यू है वो प्रत्येक एवरी केस के सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर होता है। अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाता है कोर्ट की जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसी के बेसिस पर वो अक्यूज्ड को पनिश कर सकता है। ओके, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ का रूल नहीं है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है उसको जो दोष सिद्धि है उसको बेस बनाने से पहले ही उसको जो अदर एविडेंस है उससे कंफर्म कर दिया जाए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।